आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। हम में से हर कोई वाकिफ़ है कि हमारी सेहत हमारे लिए कितनी ख़ास अहमियत रखती है। सेहत में किसी भी तरह की परेशानी हो जाती है तो हम ही नहीं, हमारे घर के दूसरे लोग भी परेशान हो जाते हैं। कभी हमें सर्दी हो जाती है, कभी हमें बुखार हो जाता है, या कहीं ना कहीं कुछ बड़े अमराज भी हैं जो आसपास नज़र आते हैं। ऐसे में हम डॉक्टर की तरफ रुख करते हैं, डॉक्टर हमारा इन्वेस्टिगेशन करता है और इलाज शुरू होता है। लेकिन ये सारा तरीका जो है, ये प्रोसीजर एक तरीके से होता है, लेकिन कुछ हालात ऐसे भी बिगड़ जाते हैं कि अचानक से कोई इंसान बिल्कुल ठीक है और उसको किसी तरह से परेशानी शुरू हो गई है, वो बेहोश हो गया है, या उसको कार्डियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट में परेशानी हो गई है, या फिर उसकी शुगर, डायबिटीज़ का मरीज़ है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या कम हो गई है। ऐसे में हर कोई सिर्फ यही कहता है कि इस पेशेंट को सीधा हॉस्पिटल ले जाइए और वहाँ इमरजेंसी में भर्ती कराइए, दाखिला इसका करा दीजिए। तो समझ सकते हैं हम कि जो हमारा हॉस्पिटल है, उसकी जो इमरजेंसी सर्विस है वो कितनी ख़ास अहमियत रखती है। क्या है इमरजेंसी सर्विस, किन किन हालात में पेशेंट को इमरजेंसी सर्विस में ले जाना चाहिए, और घर पर भी हम अगर कोई पेशेंट की तबीयत ख़राब है, किस तरह से उसे हम पहली इमदाद मदद कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसे फ़र्स्ट एड के तौर पर कुछ चीज़ें दे सकते हैं। इन सभी बातों पर आज गौर करेंगे हम अपने इस ख़ास प्रोग्राम में, हेलो डॉक्टर जो प्रोग्राम में हम बात करते हैं हमेशा सेहत से ताल्लुक़ रखती हुई। आज हमारा जो मौजू है वो है मेडिकल सर्विसेज जो होती हैं इमरजेंसी, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस पर बात की जाएगी। हमारे स्टूडियो में जो एक्सपर्ट्स माहिरीन मौजूद हैं वो आपको बहुत बारीकी से बताएंगे किस तरह से उनका इलाज करें, किस तरह से उनको हॉस्पिटल ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ ऐसे भी हालात होते हैं कि हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पेशेंट को कुछ चीज़ें करके घर पर भी ठीक कर सकते हैं। एक और गुजारिश हम यहाँ पर आपसे करेंगे, जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है नंबर हमारा हेलो डॉक्टर का टोल फ्री नंबर है, इस पर आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं डॉक्टर से, और कोई भी जो आपकी बात है, कोई क्वेश्चन है, सवाल है आपका, उसका हल आपको मिल सकता है। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन जो हमारी हमेशा से प्रोग्राम में एक रिवायत है रिपोर्ट की, वो शुरू करते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो मुलाज़ा फरमाइए हेलो डॉक्टर की ये बेहतर रिपोर्ट, मुलाज़ा फरमाइए। सेहत इंसान की सबसे कीमती दौलत है, एक ऐसी नेमत जिसकी हिफाजत हर फर्द की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। एक सेहतमंद जिस्म ही मजबूत जहन और खुशहाल जिंदगी की जमानत देता है। बदकिस्मती से हम में से अक्सर लोग रोजमर्रा की मसरूफियात में सेहत की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं, यहाँ तक कि किसी नागहानी बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी का सामना होता है, वो लम्हा होता है जब फौरी तिब्बी इमदाद के बगैर मरीज की जान को खतरा लाहक हो सकता है। दिल और दिमाग की इमरजेंसीज जैसे हार्ट अटैक और फालज ऐसी ही खतरनाक कैफियतें हैं जहां हर लम्हा कीमती होता है। इस मौके पर बरवक्त फैसला और इलाज न सिर्फ मरीज की जान बचा सकता है, बल्कि उसे मुस्तकिल माजूरी से भी महफूज रख सकता है। इमरजेंसी में फराहम की जाने वाली सहूलियात में एम्बुलेंस, तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स, जदीद मशीनें जैसे ECG, सिटी स्कैन, MRI, वेंटिलेटर और फौरी खून की जांच शामिल है। दिल की इमरजेंसी में एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी और दिमाग की इमरजेंसी में खून पतला करने वाली दवाओं और बरवक्त थेरेपी का किरदार निहायत अहम होता है। अगर आपके आसपास कोई शख्स सीने में शदीद दर्द, सांस की तंगी, बाजू या जबड़े में दर्द, अचानक बोलने या समझने में दिक्कत, जिस्म के एक तरफ कमजोरी या बेहिसी महसूस करे, तो एक लम्हा जाया ना करें, फौरन इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें, करीबी अस्पताल पहुंचे या एम्बुलेंस तलब करें। सेहत की हिफाजत का मतलब सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की अच्छी आदत अपनाकर खुद को मजबूत बनाना है, जैसे मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिश, नींद और ज़हनी सुकून का ख्याल रखना। लेकिन अगर कभी मेडिकल इमरजेंसी का सामना हो तो फौरी कदम उठाएं, क्योंकि सेहत और जिंदगी के दरमियान
अक्सर सिर्फ एक लम्हे का फैसला होता है। अलामात को पहचानिए, वक्त पर मदद लीजिए और दूसरों को भी आगाह कीजिए। तो इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये बताया गया है कि क्या होती है इमरजेंसी सर्विस, किस तरह से जो सहूलियात हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो कोई भी पेशेंट जाकर वहाँ पर दिखा सकता है अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो गई है। आज के इस हमारे जो मौजू है इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर, उस पर जो पैनल मौजूद है हमारे स्टूडियो में, आपका उनसे तारुफ करा देते हैं, जो हमें बताएंगे क्या होती है इमरजेंसी सर्विस, किस तरह से इलाज किया जाता है और किन बातों का बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। जो हमारी एक्सपर्ट से बात हुई है उन्होंने कहा है वहाँ पर इलाज तो होता ही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी उनकी भी बनती है जो पेशेंट्स को वहाँ पर लेकर जाते हैं, उनके यानी तीमारदार, उन्हें भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और ज़िम्मेदारी से काम लेना चाहिए। इस खास पेशकश में जो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं वो हैं हमारे डॉक्टर मोहित डी गुप्ता, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी जीबी पंत हॉस्पिटल में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देबाशीष चौधरी, जो कि हेड हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट पंत में नई दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं इमरजेंसी पर बात करने के लिए हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर नैयर जमशेद, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूं मैं हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं मैं। प्रोग्राम की शुरुआत यहां पर मैं डॉक्टर जमशेद आपसे करना चाहूँगा। इमरजेंसी की बात हो रही है यहाँ पर, किस तरह से इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, क्या क्या करती हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगा कि मेडिकल की जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विस होती है ये होती क्या है? देखिए, इमरजेंसी को फेस ऑफ द हॉस्पिटल कहते हैं, या किसी भी सिक मरीज़ के लिए जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब कि मरीज़ जब सबसे पहले अस्पताल आएगा तो और कहीं नहीं जा सकता, वो इमरजेंसी आएगा अगर बहुत ज़्यादा बीमार है। तो बीमारी कई तरीके की होती है। कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको इमीडिएट केयर, जिसका मतलब है कि अभी तुरंत इलाज अगर ना करें तो उनका जो आउटकम है, उनका जो फ्यूचर है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो थोड़ा वेट कर सकते हैं फॉर कुछ मिनट्स के लिए, और कुछ ऐसे भी मरीज़ होते हैं जो घंटों वेट कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को ट्रियाज सिस्टम कहते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। अगर कोई मरीज़ ऐसा आया है जिसको सांस की बहुत तकलीफ़ है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा है, उसकी सैचुरेशन काफ़ी कम है, उसको क्रेपिटेशन है, सांस काफ़ी ज़्यादा फूल रही है, या काफ़ी छाती में दर्द है, पसीने आ रहे हैं, या स्ट्रोक है, कहीं कोई हाथ उसका काम नहीं कर रहा है, स्लरिंग ऑफ स्पीच है, बोलने में लड़खड़ाहट हो रही है, या ब्लड प्रेशर कम हो गया है, या कुछ ऐसे मरीज़ हैं जहाँ पे कार्डियक अरेस्ट है, जहाँ पे पेशेंट को इमीडिएट CPR जिसको कहते हैं ना, छाती दबा करके, या पेशेंट को अम्बू बैग या इंटूबेट करने की ज़रूरत है। ऐसे मरीज़ों को इमीडिएट केयर की ज़रूरत है, उन्हें रेड ट्रियाज करके हम रेड बे में ले जाते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो मरीज़ हो सकते हैं जो बीमार तो बहुत हैं लेकिन वो वेट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे कि सेरेब्रल मलेरिया है, पेशेंट को डेंगू फीवर है, बट उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अभी नहीं है, तो उनको एक येलो कैटेगरी करते हैं हम, जहाँ पे रैपिड ट्रियाज एंड असेसमेंट करते हैं, एंड दे कैन बी, उनको जल्दी एसेट्स करके डिस्चार्ज करने का प्लान करते हैं। अगर ऐसा लगता है हमें कि वो अभी 6 घंटे 8 घंटे या 12 घंटे में डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे, तो उन्हें हॉस्पिटल में इन पेशेंट एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी कैटेगरी जो अस्पताल में इमरजेंसी में होती है वो ग्रीन कैटेगरी होती है, जहाँ पे पेशेंट को वेट करना पड़ सकता है। जैसे पेशेंट को कोई पेन हो रहा है हाथों में, या पेशेंट को थोड़ा सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, अभी ब्लीड नहीं कर रहा बट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत, हीमोग्लोबिन 5 है, तो ऐसे मरीज़ों को हम वेट करा सकते हैं। तो इमरजेंसी के बारे में एक जो आम राय लोगों की ये होनी चाहिए कि इमरजेंसी में हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता है, पेशेंट को प्रायोरिटाइज़ करना हमारा काम होता है। कौन सा पेशेंट किस जगह पे कितनी जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए, ये इमरजेंसी फिजिशियन डिसाइड करते हैं। कितनी अच्छी बात बताई डॉक्टर जमशेद साहब ने कि अक्सर हम देखते हैं इमरजेंसी के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, हर कोई चाहता है कि उनके पेशेंट को फ़ौरन ले लिया जाए, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ता है कि किस पेशेंट को इलाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर डॉक्टर जमशेद ने एक बात बोली है कि हम देखते हैं किस पेशेंट को 2 मिनट के अंदर इलाज की ज़रूरत है, किसी पेशेंट को
आधे घंटे के बाद इलाज की ज़रूरत है। और यहाँ तक कि ऐसे भी मरीज़ मौजूद हैं जिनको कई घंटे तक भी हम इंतज़ार करा सकते हैं और उसके बाद उनको इलाज देंगे तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनको इलाज देंगे और उनको जिनको शुरू में इलाज देने की बेहद ज़रूरत थी उनको पहले लिया प्रायोरिटी पर और उन्हें ठीक किया, तो ये डिसाइड करते हैं मरीज़ की कंडीशन देखकर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डॉक्टर देवाशीष से। डॉक्टर देवाशीष, आप न्यूरोलॉजी के हेड है, न्यूरोलॉजी के पंथ के। अक्सर आपके सामने जो इमरजेंसी की जो कंडीशन आती है, ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम महसूस होती है आपको पेशेंट में, वो किस तरह से होती है डॉक्टर देवाशीष? जी, ऐसा है कि ब्रेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और वो सारे शरीर को चलाती है। और ब्रेन में काफ़ी सारे इमरजेंसी सिचुएशंस आ सकते हैं। जैसे सबसे कॉमन है कि ब्रेन स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, ब्रेन अटैक। जैसे हार्ट अटैक होता है, उसी तरह ब्रेन के अंदर रक्त का प्रवाह या तो रुक जाता है या नस फूट जाती है तो हेमरेज हो जाती है, तो इसको ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ये एक जानलेवा कंडीशन हो सकता है और ये एक अहम इमरजेंसी का एडमिशन का मुख्य कारण हो सकता है। अगर आप देखें कि ऑन एन एवरेज हर दिन जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से 10 से 20 ऐसे पेशेंट्स ज़रूर आएंगे जिनको स्ट्रोक हो रहा है। दूसरा है एपिलेप्सी, यानी कि दौरे की शिकायत। एक दौरा पड़ गया तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कुछ मरीजों में दौरा कंटिन्यू होता है जिसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, उनमें होश नहीं आता। तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि अगर उन दौरे को नहीं रोका जाए तो जानलेवा हो सकता है या बहुत ज़्यादा ब्रेन डैमेज हो सकता है। तीसरा कंडीशन है कि जिसमें न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस हो सकता है, यानी कि हाथ पैर में जो नर्व्स हैं उसमें कमी के लिए पैरालिसिस हो गया, सांस में दिक्कत हो गई और पेशेंट एकदम चल फिर नहीं पा रहा है। तो ये एक आपने सुना होगा एक टर्म, आजकल पुणे में कुछ ज़्यादा केसेस हुए थे, गुलेन-बारे सिंड्रोम कहते हैं। तो ये एक्यूट न्यूरोपैथीज होते हैं जो कि भी जानलेवा हो सकता है। इनको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है, इनको इमीडिएट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये इमरजेंसी में आ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं थंडर क्लैप हेडेक, यानी कि अचानक मरीज को एकाएक जबरदस्त सरदर्द हुआ, जिंदगी में कभी नहीं हुआ, इतना तेज हुआ कि मरीज या तो बेहोश हो गया या उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। और वो जब इमरजेंसी में आता है तो वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि उसमें दिमाग के अंदर और दिमाग के बाहर ब्लड फूट जाने की संभावना रहती है। तो वो एक बहुत ही खतरनाक इमरजेंसी का कारण बन सकता है। और इसके अलावा हमारे देश में जैसे जहां पर इन्फेक्शंस काफी कॉमन है, ब्रेन के इन्फेक्शंस के कारण से बहुत मरीज इमरजेंसी में आते हैं। जैसे ब्रेन फीवर हो गया, अभी डॉक्टर साहब ने सेरेब्रल मलेरिया की बात की, एनकेफेलाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। इस सब कारणों के लिए मरीज या तो बेहोश होता है या उल्टी करने लगता है, असह्य उनको सिरदर्द हो सकता है और उनको काफी सारे न्यूरो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आंख में दिखाई कम हो सकता है, हाथ पैर में कमजोरी आ सकती है, बोलने में दिक्कत आ सकती है। तो ये सब कारण से और फीवर के साथ वो इमरजेंसी में आते हैं, जबकि हम सस्पेक्ट करते हैं कि उनको ब्रेन फीवर कोई इन्फेक्शन के लिए, एनकेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस के लिए हो रहा है। तो मुख्यतः ये कारण है जो ब्रेन को इन्वॉल्व करते हैं। ब्रेन को यहाँ पर आपने बताया, ब्रेन के बारे में बहुत खुलासे से बताया। अब मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर मोहित से, क्योंकि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसमें हम जो सबसे ज़्यादा पेशेंट देखते हैं वो ज़्यादातर पेशेंट हार्ट से मुतासिर होते हैं। तो हार्ट की इमरजेंसी के बारे में डॉक्टर मोहित से मैं जानना चाहूँगा कि ये हार्ट की इमरजेंसी किस तरह से होती है, क्या करना चाहिए हॉस्पिटल पहुँचने के लिए, और पहुँचने से पहले घर पर भी क्या हम कोई एड दे सकते हैं? डॉक्टर मोहित, मेरा सवाल आपसे है यहाँ पर। देखिए, हार्ट की जो बीमारियां हैं उनको समझने के लिए हार्ट के 3 पार्ट्स को समझेंगे तो हमें बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हार्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है उसको आर्टरीज जो सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई, तो वो आर्टरीज पहला पार्ट बनाती हैं। और आर्टरीज के अंदर जब भी ब्लॉक आ जाए, यानी जब उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, तो वो एंजाइना कॉज करती है। और जब ये ब्लॉकेज कंप्लीट हो जाती है या नियर कंप्लीट हो जाती है या एकदम सडनली बंद हो जाती है, तो उसको हार्ट अटैक का नाम दिया जाता है, जिसके हम अधिकतर मरीज देखते हैं और कहते हैं भाई इनको हार्ट अटैक हुआ है या दिल का दौरा हुआ है। दौरा क्यों? क्योंकि जो मसल थी उसको ब्लड सप्लाई बंद हो गई है। ये कॉमन प्रेजेंटेशन है। दूसरा जो हार्ट का अंग है वो है हार्ट की मसल, जो कि ब्लड को पंप करती है।
अब आप देखिए, हार्ट की मसल जब ब्लड को पंप कर रही है, उसका काम है पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना। जब वो हार्ट की मसल कमजोर हो जाती है तो ब्लड आगे फेंकने की बजाय वो हार्ट का ब्लड जो है वो लंग्स में फेंक देती है, और ऐसे मरीज अधिकतर देखा गया है वो हार्ट फेलियर से प्रेजेंट करते हैं, जिसके कारण सडनली सांस फूलना, सडनली ब्रेथ ना आना, ऐसे मरीज इमरजेंसी में आते हैं और उनका सांस फूल रहा होता है बहुत तेजी से। तीसरा हार्ट का जो हम अंग देखेंगे, इस हार्ट की मसल को रन करने के लिए क्या चाहिए? वो करंट चाहिए, यानी धड़कन चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट चाहिए। अब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है ये हार्ट के सब ऑर्गन्स को बड़े प्रॉपर तरीके से सिंक्रनी से एक म्यूजिक की तरह चलाती है। लेकिन ये धड़कन जब यथार्थ और प्रॉपर रूप से नहीं चलती है तो क्या होगा? या तो धड़कन बहुत तेज जाएगी या कम हो जाएगी। अब जब ये धड़कन हार्ट की सडनली कम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं अलग अलग कारणों से हार्ट ब्लॉक का हो जाना। अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा गया है कि जो करंट जनरेशन एरिया है वो बूढ़ा हो जाता है या डिजीज हो जाता है, जिसको हम लोग स्क्लेरोडिजेनेटिव कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं। और ऐसे मरीज चक्कर आना, बेहोशी होना उसके साथ प्रेजेंट करते हैं, और ऐसे मरीजों को इमीडिएटली रश करना चाहिए क्योंकि उनको पेसमेकर की जरूरत होती है, वरना वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके लिए कोई मेडिसिन या कोई पेसमेकर पे मैं आपसे जरा बात करूंगा यहाँ पर। अभी असल में कॉल आ गई, कॉल लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात करी ये पेसमेकर को लेकर। आपने अक्सर सुनाई देता है कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है पेसमेकर को लेकर। हेलो 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 जी नमस्कार। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। हाँ जी, हाँ जी, वो इमरजेंसी जो चल रहा ना आपका प्रोग्राम, जी तो मुझे स्ट्रोक हुआ है। ओके हेलो जी, बताइए अपना सवाल। स्ट्रोक हुआ है आपको? हाँ जी हाँ, स्ट्रोक हुआ है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, और हाथ पैर में ताकत नहीं है, वीकनेस है। ओके ओके जी, आपका सवाल क्या है कि आपको दाएं साइड में परेशानी है? हाँ, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग पे परेशानी है। ओके, तो उसके लिए आप कुछ दूसरा रेमेडी कुछ है क्या पूछने के लिए? अच्छा अच्छा, आपका इलाज कहाँ पर चल रहा है और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सोलापुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, डॉक्टर देवाशीष साहब, आपने आपका सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन हुआ है क्या? हेमरेज है? सीटी स्कैन एमआरआई वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है? अच्छा नॉर्मल है। अच्छा, तो अगर नॉर्मल है तो आपको हो सकता है कि एक छोटा खून का कतरा अटका होगा, वो आपको स्ट्रोक किया होगा। अब कितने दिन पहले हुआ है ये? 8 महीने पहले, लगभग 8 महीने पहले हुआ है। जी। तो आपको हाँ, तो अभी आपका जो मेन इलाज है वो है फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आपको हाथ पैर की जो संचालन है इसको मजबूत करने के लिए, इसको अच्छी तरह से वापस फिर फुल कैपेसिटी में आने के लिए फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है। और दूसरा, आपको दोबारा इस तरह का स्ट्रोक ना हो उसके लिए भी कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं। तो आप अपने कोई अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे। लेकिन मेन थेरेपी आपका फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। उम्मीद है आप जैसे डॉक्टर देवाशीष ने आपको ये बताया है कि ये सारी चीज़ें आप इसे अमल में लाएंगे। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं पेसमेकर की बात कर रहा था डॉक्टर मोहित, थोड़ा सा पेसमेकर कहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं उसका बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हार्ट जो है उसका काम है बेसिकली धड़कना, और जब भी धड़कन समाप्त हो जाती है, यानी जब हार्ट बीट स्लो हो जाती है पर्टिकुलर लेवल पर, फंक्शन खत्म हो जाते हैं, फंक्शन खत्म हो जाता है, या कहें हम इलेक्ट्रिकल करंट समाप्त हो जाता है। सिंपल सा आप देखें, क्योंकि अगर उसको इलेक्ट्रिकल करंट नहीं मिलेगा तो धड़केगा नहीं, यानी कि फंक्शनिंग की ही बात है, फंक्शन की बात है बिल्कुल। और अगर ये धड़कन कम हो जाती है तो इसको हम लोग हार्ट ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और जब ऐसा हार्ट ब्लॉक होता है तो ऐसे कंडीशन में सिंपल हार्ट की धड़कन को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए पेसमेकर का उपयोग किया जाता है, जो कि 1 तार का हो सकता है, 2 तार का हो सकता है, या कभी कभी आजकल स्पेशली जो है हमारे इम्प्लांटेबल पेसमेकर्स आते हैं जो सीधे वेंट्रिकल के अंदर लग जाते हैं। लेकिन पेसमेकर एक बहुत ब्रॉड टर्म है। ये तब है जब हार्ट की धड़कन समाप्त हो जाती है, जब हार्ट की धड़कन ठीक चल रही है, लेकिन ऐसी कंडीशन जब हार्ट की मसल फैल जाती है, हार्ट बिल्कुल जिसको कह रहे हैं भाई दिल मेरा फैला हुआ है,
ऐसे मरीजों में भी देखा गया है कि उनके ईसीजी के अंदर एक पर्टिकुलर फाइंडिंग आती है जिसको हम लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं, जो एक डॉक्टर इजीली डायग्नोस कर सकता है। ऐसे मरीजों के अंदर जब एक क्रिटिकल पीरियड वो जो ब्रॉडनेस है वो आ जाती है और हार्ट की पंपिंग एक पर्टिकुलर लैंडमार्क, एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होती है, ऐसे मरीजों को भी पेसमेकर दिया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे लोगों की लाइफ इस पेसमेकर से बचाई जा सकती है, हार्ट के फंक्शन को इंप्रूव किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनका हार्ट फैला हुआ होता है और पंपिंग पुअर होती है, अक्सर साल भर के अंदर हम 20 से 25% ऐसे मरीजों को खो देते हैं। इसलिए यदि कोई भी ऐसी परेशानी है हार्ट फैलने की, अपने डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्ट को इमीडिएटली कंसल्ट करिए और मेडिसिन के साथ साथ, दवाइयों के साथ साथ, जो बहुत एडवांस दवाइयां आजकल है उसके साथ साथ इसका ऑप्शन भी कुछ चुनिंदा केसेस के अंदर यूज किया जा सकता है। आपसे बात आगे जारी रहेगी। यहाँ पर मैं डॉक्टर देवाशीष आपके पास आऊँगा। अब थोड़ा सा मैं ये बताइए, अब ये इन्फेक्शन का जिक्र किया था आपने ब्रेन को लेकर, इन्फेक्शन जो ब्रेन का होता है उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं और किस तरह से उसका इलाज किया जाता है? हाँ देखिए, और ये इसमें थोड़ा सा इमरजेंसी भी रिलेट की, क्योंकि जब पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसे इन्फेक्शन हो रहा है या किस कंडीशन में है वो, तो वो हॉस्पिटल गया वहाँ पर, ये चीज़ें ज़रा सा मैं जानना चाहता हूँ। जी ऐसा है कि ब्रेन जो है ना, ब्रेन हाईली प्रोटेक्टेड ऑर्गन है। ब्रेन के आसपास ना 3 कवरिंग होते हैं जो ब्रेन को बचाए रखती है। लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं वायरस के जरिए जो कि ब्रेन के अंदर रक्त के प्रवाह के थ्रू से वो बैरियर जो है उसको ब्रीच करके, उसको तोड़ के अंदर चली जाती है, तो इसको यूजली हम एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। और इसका मतलब है ब्रेन में सूजन हो जाना और इन्फेक्शन फैल जाना। इसके सिम्टम्स होते हैं कि सर दर्द हो जाता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है और पेशेंट को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये 3 मुख्य सिम्टम्स होते हैं। और अगर ऐसा कोई भी हो जिसमें एक नॉर्मल इंसान 1 या 2 दिन बुखार के बाद अचानक कंप्लेन करता है कि मेरे को होश ठीक नहीं आ रहा है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, वो संतुलित नहीं रह रहा है, तो फिर इसको इमीडिएटली इमरजेंसी में ले जाने की ज़रूरत है। कुछ मरीज को ऐसा होता है कि जिसके गर्दन में दर्द हो जाता है, और वो होता है कि बाहर का जो लेयर है उसमें भी इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। वो भी एक जानलेवा कंडीशन हो सकता है। इसीलिए अगर बुखार हुआ, गर्दन में बहुत दर्द शुरू होने लगा और बेहोशी की हालत या गफलत की हालत पैदा होने लगी, तो वो भी एक इमरजेंसी का कारण, इमरजेंसी जाने का कारण बन सकता है। कुछ मरीजों में ऐसा भी हो सकता है कि इन सब के साथ छोटे छोटे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आ सकते हैं, जैसे आंख छोटी हो गई, मुंह टेढ़ा हो गया, बोलने में दिक्कत आई, हाथ पैरों में कमजोरी आ गई, दिखाई देने में दिक्कत आ रही है। ये सारे चीज ये बात बताती है कि आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, और हो सकता है जो आपको फीवर चल रहा है उस इन्फेक्शन के जरिए ये ब्रेन पहुंच गया है, और इसमें इमीडिएट फौरन जाना जरूरी है इमरजेंसी में। वहीं पर देखा इन्वेस्टिगेशन होगा, डॉक्टर जानेगा कि प्रॉब्लम क्या है और कहां से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। एक कॉल ले लेते हैं सर, आपकी बात बहुत सही से आप बता रहे थे। हेलो हेलो हेलो, जी बताइए। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम, वेलकम। अपना सवाल बताइए। जी सर, ये है कि मेरे गर्दन की सकती में दर्द दे रहा था, तो मैं पेन किलर खाई, वो खाने से क्या हुआ, मेरे घुटनों में तो मेरे दर्द बढ़ गया, मेरे हाथों पैरों में। ओके। बढ़ने से क्या अकड़ आ गई। ओके। अब चलने नहीं आता, तो उल्टे पैर का स्कैन कराए तो उसमें ये हुआ था कि रगों में खून ब्लॉक होता, नीचे आता, ऊपर नहीं जाता। ओके, राइट। तो सवाल क्या है आपका, किस तरह से मतलब ये है कि देखो फीवर था, रगों में खून ब्लॉक होने से होता क्या। ओके ओके, डॉक्टर जमशेद मैं आपकी तरफ आऊंगा। जो मुझे लग रहा है कि इसका कोई कोरिलेशन आप क्यों हो रहा है वो पूछना चाह रही है, ये सब क्यों हो रहा है, मेडिसिन ली मैंने, क्या उसकी वजह से हुआ है? हमारा नहीं है, आप बताओ। जैसा आपको नहीं है। जी मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपका जो सवाल है कि आपको पहले गर्दन में दर्द हुआ, दर्द के बाद आपने कोई पेन किलर लिया, बट पेन तो ठीक नहीं हुआ। गर्दन में था दर्द मेरे। हाँ, गर्दन में दर्द के लिए आपने दवा लिया। आप क्या है, आपको पैरों में दर्द हुआ, पैरों में सूजन आ गई है? पैरों में, हाथों में, पहले कंधे के रगों में था गर्दन की।
तो ऐसा होता है मैम कि कभी कभी क्या होता है कि से क्या हुआ, और दूसरे दिन मेरे घुटने गर्दन से शुरुआत हुई डॉक्टर जमशेद उनको, और फिर पूरी बॉडी में दर्द उनके रहने लगा है। जी हाँ, अब पूरी बॉडी अकड़ गई। हाँ, आप अपनी टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए या उसे बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि वो डिस्टरबेंस हो रहा है काफी। पूरे बदन की रगा अकड़ के, अब चले तो ना पूरे बदन चक्कर बन गया, चलने नहीं आता। ये पैरों में हो रहा है या पूरे बदन में हो रहा है अभी? नहीं, पूरे बदन में हो रहा। पूरी बॉडी में बता रहे हैं। जी हाँ, तो बहुत ऐसा बार- लगता है हाथ पैर गिर जा रहे। बहुत बार ऐसा होता है। आपको डायबिटीज या कोई और बीमारी तो नहीं नहीं है? नहीं 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 नहीं, टेस्ट कराए, MRI भी कराई, नॉर्मल आया, खाली बैक गर्दन के अंदर रक्त दबी बोली, मगर उससे से कुछ भी नहीं होता बोल रहे हम लोग। मैडम ऐसा हुआ होगा कि सर्वाइकल माइलोपैथी हो सकता है, हुआ हो, जो आपके गर्दन में सूजन है, आपकी जो नसें हैं, नसें हैं, कोई ब्लड से इन्फेक्शन मैं लग वही रहा कह है। रहा हूँ मैम, डिस्प्रोलैप्स। डॉक्टर देवाशीष, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैडम, ऐसा है कि ये आपका वो दवाई का कोई असर कोई नहीं असर है, ये कोइंसिडेंटल है। और शरीर में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी वायरल इन्फेक्शन या और बहुत सारे एनवायरमेंटल कारण से जोड़ों में, मसल्स में दर्द हो जाए, और कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें बॉडी में ऐसा खुद का तत्व बनता है जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसके वजह से जोड़ में या मसल्स में दर्द हो सकता है। और एक कंडीशन होता है फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें शरीर में जगह जगह अंग प्रत्यंग में दर्द हो सकता है। तो आपको एक अच्छे डॉक्टर को, एक स्पेशलिस्ट को दिखाना है, वो आपको बता पाएंगे जांच पड़ताल के बाद कि एग्जैक्ट कारण क्या है। यहाँ पर जैसे कि डॉक्टर देवाशीष ने बताया, डॉक्टर जमशेद ने बताया, आपके केस में थोड़ी सी ज़रूरत है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की। आप वो किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाइए, जो भी स्पेशलिस्ट है उसे दिखाइए, वो सारी जांच करेगा, आपकी ब्लड की जांच या जो भी जांच वो बोलेगा, तभी आपका सही से पता चल पाएगा क्या मर्ज है, और तभी आपका ढंग से इलाज हो पाएगा। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर जमशेद, आप ही के पास यहाँ पर मैं आऊँगा। अक्सर हम लोग लेकर जाते हैं इमरजेंसी में पेशेंट को, तो मेरा सवाल एक तो यह है कि आपके लिए वहाँ पर कौन कौन से बहुत बड़े चैलेंजेस रहते हैं। दूसरा ये, आप जो पेशेंट वहाँ पर गया है, जिसके उसके साथ जो तीमारदार गए हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, आप उनसे किस तरह से क्या चाहते हैं, किस तरह से वो आपको कोऑपरेट करें? सबसे पहले तो ये कि जो मरीज़ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रहा है वो परेशान है, तो आपको ना बहुत सिंपैथी, एम्पैथी के साथ उनका ट्रीटमेंट करना है। कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि मरीज़ चाहते हैं कि वो सबसे पहले उन्हें देखा जाए, क्योंकि वो पहले आए हैं इसलिए उनको सबसे पहला इलाज उन्हें मिलना चाहिए, जो क्यू सिस्टम है। बट इमरजेंसी में ना क्यू सिस्टम हम फॉलो नहीं करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मरीज़ कितना बीमार है, तो उसको कहाँ होना चाहिए। तो एक तो ये है कि मरीज़ कभी कभी कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो पहले आए थे, तो आपने इन्हें पहले क्यों ले लिया। तो उन्हें समझना पड़ेगा कि ये जो मरीज़ है इसको पहले इलाज की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज़ बिल्कुल ठीक लग रहा है, जैसे उसको छाती में दर्द है या स्लरिंग ऑफ स्पीच है, आवाज़ में लड़खड़ाहट है, बट आपको देखने में लगेगा कि ठीक है। लेकिन ये टाइम सेंसिटिव कंडीशंस होते हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको आप हार्ट अटैक कहते हैं, ये एक टाइम सेंसिटिव कंडीशन है। अगर आप इसे क्यू में रखेंगे और बाद में इसका इलाज करेंगे, तब तक टाइम इज़ मसल, एक्चुअली कहते हैं कि टाइम मसल है, तो जितना देर करेंगे उतना मरीज़ की हालत ख़राब होती जाएगी, मसल उतना डैमेज होगा और उसका आउटकम जो भविष्य है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसको इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो सकता है, हार्ट कमज़ोर हो सकता है। उसी तरह से हम कहते हैं कि टाइम इज़ ब्रेन। तो अगर पेशेंट को स्लैरिंग हो रही है, थोड़ी लड़खड़ाहट है, हाथ में थोड़ी कमज़ोरी आ रही है, बट ठीक लग रहा है आपको, उसको भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। इसलिए करते हैं कि अगर उसको थोड़ा देर क्यू में रखेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स जो हैं वो बहुत डेथ हो जाएगी। 1 मिनट के अंदर एक ये है कि 1.9 मिलियन सेल्स, न्यूरोनल सेल्स की डेथ हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ख्याल रखना पड़ता है। और मरीज़ों से मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर पर भरोसा रखें। जो सबसे सिक मरीज़ है उसको सबसे पहले इलाज हम देते हैं। उन्हें समझना पड़ेगा कि उनके भले के लिए है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट में है तो उसको CPR की इमीडिएट ज़रूरत है। इस तरह के मरीज़ क्यू में नहीं रह सकते हैं, इनको क्यू में फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ तो समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा कि अगर डॉक्टर किसी को पहले प्रायोरिटी पे ले रहा है, उसे इलाज दे रहा है, तो उन्हें पता है डॉक्टर्स को कि वहाँ पर ज़रूरत उस पेशेंट को सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद जब उस मरीज़ को वो स्टेबल कर देंगे, फिर आपकी भी जब आपका नंबर आएगा तो आपको भी वो देखेंगे और पूरा इलाज आपको देंगे। इस बात पर फॉलो करना चाहिए और इसको कॉपरेट भी करना चाहिए डॉक्टर्स को। डॉक्टर मोहित, आपकी तरफ मैं यहाँ पर आऊँगा। अभी आपने बहुत सारी बातें बताई हार्ट से ताल्लुक़ रखती हुई, वो तो आपने बातें बताई इमरजेंसी में आने के बाद पेशेंट जो है वो इस तरह से इलाज करा जाता है, ये चीज़ें होती हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जो मरीज़ हार्ट की बीमारी की तरफ जा रहा है, यानी कि इमरजेंसी जाने की नौबत ना आए, उसे कौन कौन से ऐसे अलामात, सिम्टम्स हैं जो पहले ही महसूस कर लेने चाहिए और वो अपना इलाज करा ले वक्त से और इमरजेंसी की नौबत ना आए? ये सवाल रहेगा आपसे। कॉल ले लेता हूँ सर पहले मैं। हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो जी, हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम, अपना सवाल पूछे। जी, मैं जमीन वाला बोल रहा हूं। जी जी, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। जी, मेरी बात की एक जरूरत होती है जी, उनकी हार्ट बीट जो है वो 180 185 हो जाती है। डॉक्टर साहब की पूछना है कि उसे पीरियड्स बताते भी सकती है, मेंशन में अगर डिस्टर्ब हो, पीरियड अगर गड़बड़ होता है तो उसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है। ओके ओके, ये बदायूं से कॉल है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हमें, आप क्या कह रहे हैं जरा सा अपना। अच्छा, हार्ट की प्रॉब्लम है आपकी वाइफ को। ओके, क्या किस तरह की परेशानी है हार्ट की? वाइफ को किस हार्ट बीट बढ़ जाती है? हार्ट बीट बढ़ जाती है। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया वहां पर? और डॉक्टर को दिखाया, क्या बताया? मैंने आपको दिखाते नहीं। सो डॉक्टर मोहित, आप देखिए, आपने बड़ा क्लियर बताया कि आपकी हार्ट बीट जो है, आपकी वाइफ की हार्ट बीट जो है वो 180 के आसपास चली जाती है, और जो दवाई उन्होंने अगर डिल्जेम लिखी है तो मोस्ट प्रोबेबली जो इनको डायग्नोसिस होगा, जो इनको परेशानी होगी वो PSVT नाम की बीमारी है, जिसको मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रिकल करंट है उसके अंदर, एक्सेसरी पाथ होने के कारण धड़कन सडनली तेज हो जाती है। तो PSVT नाम की बीमारी के कारण ये के अंदर ये पर्टिकुलर दवाई दी जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि डिल्टेजियम की गोली देने के बाद भी और उसको लेने के बाद भी एपिसोड बार बार हो रहा है, तो इसका बहुत सिंपल सा उस एक्सेसरी पाथ को जला दिया जाता है, और ये मात्र 15 मिनट का प्रोसीजर है। और किसी भी आप बड़े अस्पताल में जाएंगे, सरकारी अस्पताल में भी जाएंगे, ये प्रोसीजर प्रैक्टिकली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल घबराइए नहीं, इसका इलाज पूर्णतः संभव है। आप एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाइए अगर आपको दवाइयों से फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हमारे जो पेशेंट कॉल कर रहे थे, ये बदायूं से कॉल थी और ये अपनी वाइफ के लिए कर रहे थे, जमील साहब। जमील साहब, उम्मीद है ये जो बातें बताई हैं हमारे डॉक्टर मोहित ने आपको, ये बात आपके समझ में आई होगी और उम्मीद है आप इन पर अमल भी करेंगे और आपकी वाइफ एकदम हेल्दी हो जाएंगी। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर मोहित, आपसे ही मेरी बात चल रही थी, मैं आपसे पूछ रहा था कि ऐसी जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो नौबत ना आए, पहले ही जो सिम्टम्स हैं उनको पहचान कर अगर कोई अपना इलाज करा ले और इमरजेंसी वगैरह की नौबत ना आए, तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन कौन से अलामात हैं, तफसील से ज़रा सा बताइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है इस वक्त, तो ज़रा से इसके बारे में बताएं। देखिए, मैं आपको इसको 2 पार्ट्स में बताऊंगा। पहली चीज ये है कि यदि आपको हार्ट की परेशानी नहीं है और वो सडनली कभी भी किसी को हो जाती है, जिस तभी हम उसको इमरजेंसी बोलते हैं, इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव चेकअप हम सबको करना चाहिए, स्पेशली यदि हमारी उम्र 18 साल से ऊपर है। और उस प्रिवेंटिव चेकअप के अंदर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपना साल के अंदर एक बारी ब्लड शुगर, दूसरा आपको कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल यानी पूरा कोलेस्ट्रॉल का कंप्लीट प्रोफाइल, तीसरी चीज आपको अपना थायराइड का चेकिंग, और चौथी चीज आपको अपने ब्लड की रूटीन इन्वेस्टिगेशन जिसमें हीमोग्राम एटसेट्रा है, ये सारी चीजों को आपको रेगुलरली चेक जरूर कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिकतर देखा गया है बहुत सारे करीब 20 से 25% जो भारतीय उनके अंदर डायबिटीज अनडिटेक्टेड रहती है, और मैं आपको बताऊंगा कि जो डायबिटिक मरीज होता है उनको हम प्रैक्टिकली हार्ट का मरीज मानते हैं। इसलिए यदि आप साल में एक बार रेगुलर चेकिंग कराते हैं तो आपकी बीमारी या शुगर या पर्टिकुलर बीमारी आपकी इमीडिएटली पकड़ाई जा सकती है। दूसरी चीज, भारतवर्ष में हार्ट अटैक,
स्ट्रोक्स का एक मेजर कारण हाइपरटेंशन है, यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 25 से 30% भारतीयों को यही नहीं पता होता कि इनको हाइपरटेंशन है, और 20% लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता है। इसलिए यदि आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, कम से कम 6 महीने से 1 साल में एक बारी आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराइए। हो सकता है आपको साइलेंट ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ रही हो, खासकर यदि आपके परिवार में किसी ये मैं आपसे और भी जानूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, और ये आपने सारी वो चीजें बताई जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। कुछ हम ज़ाहरी जो अलामात है जो कि आप महसूस कर सकता है पेशेंट, उस पर बात करूंगा। एक कॉल ले लेता हूं यहाँ पर। हेलो हेलो शिखा जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी शिखा जी, वी आर अनेबल टू हियर यू। कैन आप यू आर नॉट इन नेटवर्क, आई थिंक आपकी आवाज नहीं मिल रही है हमें सही से। जी अभी आई है, बताएं अपना सवाल। जी मैं जानना चाहती हूँ, अगर किसी को पब्लिक में अगर किसी को अटैक आ जाता है तो एज अ पब्लिक आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ओके ओके ओके, ये देहरादून से फोन है और ये बहुत ही वही सीपीआर वाली बात पूछ रही हैं कि अचानक से किसी को हार्ट की परेशानी आ जाती है तो वहां पर क्या करना चाहिए। डॉक्टर मुझे ताबी को तकलीफ दूं यहाँ पर। कभी भी यदि आपको लगे और आपको सस्पिशन है कि मरीज को सडनली चेस्ट पेन है, ऐसा दर्द है जो उनको कभी नहीं हुआ, उनकी छाती घुट रही है, सांस फूल रहा है, हार्ट अटैक है, और यदि मरीज होश में है, तो अगर आपके पास घर में एस्पिरिन की टैबलेट, सॉर्बिट्रेट की टैबलेट और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग की टैबलेट है, तुरंत उन्हें दीजिए। साधन एम्बुलेंस की वेट मत करिए, जो भी आपको साधन मिलता है, देहरादून में बहुत बड़ा नेटवर्क है जहां आप जा सकते हैं, तुरंत उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल पर लेकर जाइए, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं। ध्यान रखिए, यदि सिम्टम्स के गोल्डन आवर के बारे में जरा सा बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अधिकतर मैं आपको बताऊंगा जब लोगों को चेस्ट पेन होता है या लोगों को अनयूजुअल सिम्टम होती है, भारतवर्ष में मेजर प्रॉब्लम है कि लोग इसको गैस का दर्द समझ लेते हैं। आप समझिए, हर छाती के दर्द को गैस का दर्द समझने से हम करीब 50% एक्चुअल हार्ट अटैक्स को मिस कर देते हैं, और इस कारण जब मरीज को हार्ट अटैक हो जाता है, हम लेट लेकर आते हैं, उनका हार्ट ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है और हम बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं तो भी रिकवरी नहीं हो पाती। इसलिए जब भी आपको सस्पिशन हो कि मेजर हार्ट अटैक या दर्द हो रहा है, भले गैस का दर्द निकले, आप उनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाइए, क्योंकि यदि आप 1 घंटे के अंदर उनको लेकर आते हैं तो आप उस हार्ट की मसल को सेव कर सकते हैं, उसको यथा प्रॉपर दवाइयां देकर, इंजेक्शन देकर या एंजियोप्लास्टी करके प्रॉपर डायग्नोसिस करके उनकी लाइफ को बचा सकते हैं। जितना हम डिले जाएंगे, तभी हम हार्ट के अंदर एक स्लोगन मानते हैं, टाइम इज मसल। जितना टाइम आप डिले करेंगे उतनी मसल डैमेज होता चला जाएगा, इसलिए टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है, रिकॉग्नाइज करिए। दूसरा, यदि आपको लगता है कि बीच में कभी कभी ले जाते हुए मरीज कोलैप्स कर जाता है तो घबराइए नहीं, आप ले जाते रहिए उन्हें और साथ में उनको मसाज देना आरंभ करिए। नॉर्मल सीपीआर की क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर भी मल्टीपल अवेलेबल रहती हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स और एजुकेशन सिस्टम पर ट्रेन भी किया जाता है, जिसमें आप उनको सांस दे सकते हैं, माउथ टू माउथ रिससिटेशन, और साथ में उनके चेस्ट को कंप्रेशन दे सकते हैं। या सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, यदि आपको लगे कि मरीज कॉन्शियसनेस खो रहा है तो आप उसको खांसने के लिए कहिए, उसको कॉन्शियस रखने के लिए उसको कोई एक्टिविटी करने को कहिए, ताकि उसकी कॉन्शियसनेस बरकरार रहे। ये सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और उसकी कॉन्शियसनेस बरकरार रहती है। हमारा एम और ध्येय ये रहता है कि चाहे रिक्शा हो, चाहे टांगा हो, चाहे बस हो, चाहे देहात हो, चाहे अर्बन हो, आपको मरीज को जल्दी से जल्दी एक अच्छे हॉस्पिटल सेटअप में पहुंचाना है। आपको रिकॉग्नाइज कैसे करना है? सबसे प्रॉब्लम जो आती है आजकल हार्ट अटैक की रिकॉग्निशन की होती है, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कोई भी ऐसा सिम्टम, ध्यान से समझिए, कोई भी ऐसा सिम्टम, कोई परेशानी जो आज से पहले आपको कभी ना हुई हो, जो आपको अनयूजुअल सी बेचैनी कर रही हो, वो छाती का दर्द हो सकता है। छाती का दर्द रेडिएट करते हुए लेफ्ट तरफ जा सकता है, जॉ में जा सकता है, छाती को घोट सकता है, रस्सी की तरह हो सकता है, या आप कहेंगे जिसको हम लेवाइन साइन कहते हैं, आप बार बार कहेंगे ये घुट रहा है अंदर से, ये हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। लेडीज के अंदर, फीमेल्स के अंदर भारत में अक्सर देखा गया है सिम्टम टिपिकल होते हैं, उनको अजीब सी बेचैनी होगी, पसीना आएगा, या सांस भी फूलना होता है, अनयूजुअल सांस फूलना, सडन ऑनसेट सांस फूलना, ये भी हार्ट फेलियर के साथ साथ हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। कभी कभी अगर निचले विभाग का हार्ट अटैक होता है तो मरीज को चक्कर आ सकता है, इसलिए अलग अलग प्रकार के हार्ट अटैक के सिम्टम हो सकते हैं। एक और,
खाना खाने के बाद अनयूजुअल दर्द का होना, अनयूजुअल बेचैनी होना, जिसको हम पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना यानी खाने के बाद का एंजाइना कहते हैं, यह भी हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। इसलिए चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना और अपने सिम्टम्स को गेज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले हमारे 100 मरीजों में से 90 में से हार्ट अटैक नहीं निकलेगा, लेकिन इस एक्सरसाइज से हम 100 में से 10 एक्चुअल हार्ट अटैक के मरीजों को पकड़ सकते हैं, उनको बचा सकते हैं और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि आज सबसे बड़ी भारतवर्ष में जो हमें परेशानी हो रही है वो है लेट प्रेजेंटेशन, जिसके कारण हम इलाज देकर भी उनको, हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। आपने बहुत अच्छे से यहाँ बताया। फोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर देवाशीष। लास्ट बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि अर्ली जो उसके सिम्टम्स हैं स्ट्रोक के वो कौन कौन से हो सकते हैं, जो पहले से हम पहचान के इलाज की तरफ चले जाएं। देखिए, स्ट्रोक का मतलब है कि ब्रेन अटैक। जैसे डॉक्टर मोहित ने कहा कि टाइम इज मसल, हम कहते हैं टाइम इज ब्रेन। और जैसे डॉक्टर शमशेद ने बताया कि अगर 1 मिनट भी हम गवा दें तो करीब करीब 2 मिलियन न्यूरॉन्स यानी ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं जी। तो इसका रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो इसके 2 प्रकार हैं। एक हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, TIA। इसका मतलब होता है कि छोटा सा खून का कतरा गया, थोड़ी देर ब्रेन के ब्लड सप्लाई में कमी आ गई जी। और उसके लिए सिम्टम्स आए। अनलाइक हार्ट के विपरीत में ब्रेन बहुत फैला हुआ ऑर्गन है। ब्रेन के अलग अलग हिस्से, इट इज नॉट जस्ट ए मसल, ये अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। कोई हिस्सा बोलने में काम आता है, कोई हिस्सा हाथ चलाने में काम आता है, कोई हिस्सा देखने में काम आता है। थोड़ा सा अर्ली साइन पे इन सब में आपको हो सकता है कि तुतलापन आ जाए, ओके, हो सकता है कि देखने में दिक्कत आ जाए, हो सकता है हाथ में वीकनेस आ जाए, पैरों में वीकनेस आ जाए, या मुंह टेढ़ा हो जाए। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रोक होने की संभावना बन रही है। वहां पर स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसे में फौरन अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और पूरा इन्वेस्टिगेशन ये मैं इसी पर बोथ हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप इसको रिकॉग्नाइज करें, आपको उस सेंटर्स में जाना है जहां पर राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल है। कि अगर आप सिर्फ अपने जनरल प्रैक्टिशनर को बुलाएंगे और इलाज कराएंगे, टाइम उससे वेस्ट होता जाएगा, आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपको तुरंत अच्छे हॉस्पिटल में जाना है, हायर सेंटर में जाना है जहां पर स्पेशलिस्ट मौजूद है और जहां पर ये इलाज। डॉक्टर नैयर, थोड़ा सा ये बता दीजिए आप कैसे डील करते हैं अगर आपके पास स्ट्रोक के मरीज आते हैं, आपके पास हार्ट अटैक के मरीज आते हैं, कैसे डील करते हैं उसे? बिल्कुल थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिएगा। आप अगर स्ट्रोक की बात करें तो स्ट्रोक एक टाइम सेंसिटिव कंडीशन है। जैसे ही ये स्ट्रोक आता है तो वी हैव मतलब हमें ना स्ट्रोक टीम को अलर्ट करना पड़ता है। उसकी एक टाइमलाइन है कि स्ट्रोक टीम शुड बी अलर्टेड विद इन 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर स्ट्रोक टीम को इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। उस मरीज़ का ब्लड शुगर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका ब्लड शुगर देखना है, वो ज़्यादा भी नहीं है या कम नहीं है, वो देखना है आपको। उसके बाद उसकी CT करानी है। सबसे पहले उसकी CT करानी है और CT के बारे में कहते हैं कि नॉन कॉन्ट्रास्ट CT सफिशिएंट है इनिशियल इवैल्यूएशन जल्दी करने के लिए, और इसको 25 मिनट के अंदर कर लेना है। उस CT को न्यूरोलॉजिस्ट और या इमरजेंसी में जो बैठा हुआ डॉक्टर है उसको असेस कर ले कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। उसकी टाइमलाइन है 45 मिनट की। और अगर वो स्ट्रोक जो कमज़ोरी आई है या तोतलापन है या फिर बैलेंस में प्रॉब्लम हो रही है, आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपने स्ट्रोक डायग्नोस कर लिया है तो उसमें एक चीज़ होती है थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं उसको। वो अगर 4.5 घंटे के अंदर का है वो स्ट्रोक, तो उसमें थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जितना जल्दी हो सके विद इन 60 मिनट्स आपको स्टार्ट करना है। उसको स्टार्ट करना है। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया है। मैं यहाँ डॉक्टर मोहित से गुजारिश करूँगा कि आप अपना पैगाम यहाँ पर दीजिए। उसमें ये बताइएगा ज़रा सा पैगाम में कि अपने हार्ट को कैसे बचाएं और ख़ास तौर से जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो कैसे अपने हार्ट को सेव करें। देखिए, केवल मैं हमेशा एक अप्रोच बताता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ ABCD अप्रोच को ध्यान रखें। पहला A है अपने आप को असेस करें और अलर्ट रहें, सजग रहें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है B अर्थात अपने ब्लड प्रेशर को प्रॉपर कंट्रोल में रखें, साल में एक बारी जरूर चेक कराएं। C अर्थात सिगरेट अगर कोई भी व्यक्ति पीता है, तंबाकू किसी भी प्रकार का उपयोग करता है, उसको बिल्कुल समाप्त करें। ये बहुत नुकसानकारक है, ये हार्ट का नंबर 1 हार्ट अटैक का नंबर 1 रिस्क फैक्टर है। और दूसरा C अपने कोलेस्ट्रॉल के नंबर को बिल्कुल कंट्रोल रखें, साल में जरूर एक बारी चेकिंग कराएं। D अर्थात प्रॉपर डाइट खाएं, अच्छा भोजन खाएं, अच्छी डाइट खाएं जिसमें फलाहार हो, वेजिटेरियन डाइट हो और जितने प्रकार की चीज़ें आप खाएं वो ज़रूर उसको ग्रहण करते चले जाएं। ऑयल्स का उपयोग, सैचुरेटेड फैट्स का उपयोग कम से कम करें। दूसरा D डायबिटीज़ अर्थात ब्लड शुगर का
कंट्रोल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है ई अर्थात एक्सरसाइज। मैं केवल एक स्टेटमेंट बोलूंगा, यदि आप रोज 30 से 35 मिनट वॉक नहीं कर रहे हैं, चाहे आप मोटे हैं पतले हैं, यह मैटर नहीं करता, आप अपनी अच्छी उम्र में से रोज 30 से 35 मिनट कम करते चले जा रहे हैं। इसलिए वॉक करना बहुत जरूरी है, ये हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अगला ई आता है इमोशनल कंट्रोल, यानी तनाव को भी मैनेज करना। अलग अलग प्रकार का तनाव आता है, लेकिन जीवन को संयमित रखें, जीवन को रिलैक्स रखें, ये हमें बेनिफिशियल देता है। तो ये सिंपल ABCD अप्रोच हम रखते हैं, ये हमारे हार्ट के लिए और ना केवल हार्ट के लिए, मैं तो मानूंगा कि ये ब्रेन के लिए भी सिग्निफिकेंटली बेनिफिशियल होती है। डॉक्टर देवाशीष, आप क्या कहना चाहेंगे, ब्रेन को कैसे सेव किया जाए, और अपना पैगाम भी जो देना चाहें आप दे सकते हैं यहाँ पे। मेरा पैगाम यही रहेगा कि देखिए, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो प्रिवेंट करने के लिए जैसे डॉक्टर मोहित ने बताया, ये सारे चीज़ हम करेंगे। इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट यही कहूँगा कि हाइपरटेंशन अगर आप डिटेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए सही इलाज ले रहे हैं और रेगुलर नियमित इलाज ले रहे हैं, तो आप काफ़ी कुछ खतरे से बच सकते हैं। दैट इज़ नंबर 1 कल्प्रिट, राइट। और सेकेंडली ये है, इसके बावजूद भी इमरजेंसी तो आएंगी। इमरजेंसी अगर आएंगी तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये सिम्टम्स, जो ये लक्षण आ रहे हैं आपके पास हो रहे हैं, ये क्या अचानक आए हैं? अगर अचानक आए हैं, एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं, तो तुरंत देरी मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ऐसे अस्पताल में जाइए जहाँ पर चिकित्सा उपलब्ध है, सारे साधन उपलब्ध हैं, और फिर डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखिए, वो आपके लिए तैनात है, वो आपको ठीक कर देगा। और आज के दिन में सारे इन्वेस्टिगेशन एंड क्लिनिकल सपोर्ट के द्वारा हम अक्सर इमरजेंसी में आए हुए मरीज का अबाउट 70% मरीजों को ठीक करके घर स्वस्थ भेज सकते हैं। बहुत बेहतर आपने यह बताया। अब डॉक्टर जमशेद, आपकी तरफ आऊँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह से अपना पैगाम देना चाहेंगे, ओवरऑल अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रखे हर इंसान, उसके बारे में बताइए। जैसे डॉक्टर मोहित ने कहा है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। एक डाइट होती है विच इज़ कॉल्ड मेडिटेरेनियन डाइट, जो सर ने बताया कि मोहित सर ने बताया कि आप फलाहार ज़्यादा करें, सब्ज़ी ज़्यादा खाएं, ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, रेड मीट कम खाएं। आप अल्कोहल मॉडरेशन में यूज़ करें। तो प्रॉब्लम क्या है, अल्कोहल के बारे में लोग सोचते हैं कि सेफ़ है, बट अल्कोहल अगर आप 100 ml से ज़्यादा ले रहे हैं पर डे, तो वो ठीक है नहीं। उसके बहुत ही दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखें। और अगर आप 4 घंटे बिना किसी काम किए बैठे रहते हैं, तो ये आपके स्ट्रोक के रिस्क को, या आपके मायोकार्डियल इन्फाक्शन, स्ट्रोक के रिस्क को और आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जैसा डॉक्टर मोहित ने कहा कि एटलीस्ट एक हफ्ते में 150 मिनट इन बातों का ध्यान रखना है, और बेहतर से बेहतर सेहत तभी रहेगी जब इन बातों का ध्यान रहेगा। यहाँ पर तीनों डॉक्टर ने बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको छाती में दर्द या कुछ भी लगता है, प्रॉब्लम है, तो आप इसे इग्नोर ना करें। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप आएंगे इमरजेंसी में, तो हो सकता है कि 5 से 15% ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे आपको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो, बट उसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है। इग्नोर नहीं करें और फौरन डॉक्टर के पास जाएं, अस्पताल में उसका इन्वेस्टिगेशन कराएं और ठीक हो जाए। यहाँ पर तीनों डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से बताया। तीनों डॉक्टर्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाजरीन, ये आज का प्रोग्राम हमारा मेडिकल सर्विसेज पे था। यहाँ पर सभी एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय दी और आपको बहुत अच्छे से समझाया हार्ट के बारे में, न्यूरो बारे में, और डॉक्टर जमशेद ने जैसे बताया ओवरऑल चीज़ें बताई, उनका ख़ास ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आप ख्याल रखेंगे अपनी सेहत का, तभी आप ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप भी कोई अपना पैगाम, कोई सजेशन देना चाहते हैं, जो हमारे स्क्रीन पर इस वक्त ईमेल आईडी नज़र आ रही है, इस पर अपना पैगाम दे सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं। और दोबारा अगर इस प्रोग्राम को आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप दे सकते हैं, कि यूट्यूब पर भी ये प्रोग्राम अपलोड हो जाता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपसे बताना चाहूँगा, वक्त की थोड़ी सी कमी है, कि आज के इस भागते दौड़ते जो वक्त है दौर में हम देख रहे हैं कि हर तीसरा आदमी हाइपरटेंशन से मर्ज में मुब्तला होता जा रहा है। क्या वजह है इसकी, क्यों हो रहा है, कैसे इसका इलाज करें, कैसे इस पे बचें, अगले हफ्ते का आप समझ गए होंगे कि ये हमारा टॉपिक है, मौजू है। तो आप इंतज़ार करिए अगले हफ्ते का। अगले हफ्ते आपसे बात होगी
हाइपरटेंशन पर बात होगी और हाइपरटेंशन के साथ उसकी रुकावट पर, और आप हाइपरटेंशन की तरफ ना जाएं, इन सभी चीज़ों पर माहिरीन के साथ गुफ्तगू होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। आपको छोड़ के जा रहे हैं टिप्स ऑफ द वीक के साथ। आदाब। सीने में शदीद दर्द को कभी नजरअंदाज ना करें, फौरन डॉक्टर से रुजू करें। अचानक बोलने या समझने में दिक्कत फालिज की अलामत हो सकती है, फौरन मदद लें। सांस लेने में दुश्वारी मेडिकल इमरजेंसी की निशानी है, एम्बुलेंस बुलाएं। बेहोशी या दौरा पड़ने पर मरीज को सीधी जगह लेटाएं और फौरन तिब्बी इमदाद हासिल करें। अस्पताल का इमरजेंसी नंबर और करीबी अस्पताल की मालूमात हमेशा याद रखें। बच्चों में सांस की तंगी या शदीद बुखार को हल्का ना लें, फौरी चेकअप कराएं। मरीजों के लिए दवाएं और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट हमेशा तैयार रखें। अपनी और दूसरों की तिब्बी अलामात पहचानें और फौरी एक्शन लें।